इस तफसीली जायजे में आप सबको खुशामदीद। आज हम तारीख के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। साल है 1225 ईस्वी। जरा तसव्वुर करें, एक तरफ मंगोलों की हौलनाक तबाहकारियां हैं जो सब कुछ खा के रख देना चाहती हैं, और दूसरी तरफ सलीबी जंगों की राख से कुछ नए और इंतहाई खतरनाक अजाइम जन्म ले रहे हैं। मतलब ये वो वक्त था जब अलग अलग दुनियाओं का ऐसा जबरदस्त टकराव हो रहा था जिसने पूरी तारीख का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इस दौर की संगीनी का अंदाज़ा आप ज़रा उन अल्फाज से लगाइए, मुसलमानों का खून हमेशा बहता रहेगा। ये कोई मामूली धमकी नहीं है, ये उस वक्त की ज़िंदगी और मौत की उस खौफनाक कशमकश का बिल्कुल वाज़े ऐलान है। इससे साफ पता चलता है कि इस दौर में अमन का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था। हर कदम पर, हर मोड़ पर बस बका की एक हौलनाक जंग लड़ी जा रही थी। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, जद्दोजहद करता काई कबीला और पहाड़ियों में फैली मायूसी। अब अगर हम बड़े बड़े महलात की साजिशों से थोड़ा बाहर निकलें तो ज़मीनी हक़ाइक़ वाकई बहुत तल्ख़ थे। काई कबीले को ही ले लीजिए, उनकी असल जंग कोई तलवारों वाली जंग नहीं थी, बल्कि इस जालिम मौसम और भूख से बचना था। ये बेचारे खाना बदूश हैं जो मंगोलों के खौफ से दर बदर भटक रहे हैं। खाने को एक लुकमा नहीं, शदीद कहत है, और ऊपर से कड़ाके की सर्दियां बिल्कुल सर पर हैं। उनके लिए तो अगला दिन देखना ही सबसे बड़ा मार्का था। और ये कोई मुट्ठी भर लोग नहीं है, पूरे 2000 खेमे। सोचिए जरा, आज के दौर में भी इतने लोगों को संभालना मुश्किल होता है, तो उस वक्त जब कोई जीपीएस या जदीद गाड़ियां नहीं थीं, इतने बड़े हुजूम को भूख और सर्दी से बचाकर निकालना, ये तो कुरूने विस्ता का एक लॉजिस्टिक डरावना ख्वाब था। और ये सारा का सारा बोझ किस पर है? सरदार सुलेमान शाह के कंधों पर। राशन खत्म हो चुका है, और इतनी बड़ी आबादी को किसी नई जगह लेकर जाना किसी बड़े मौजिज़े से कम नहीं था। अब यहां जरा सूरत हाल का तजाद देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारा काई कबीला है जिनका इकलौता मकसद बस किसी तरह जिंदा रहना, रोटी का बंदोबस्त करना और एक नया ठिकाना ढूंढना है, ठीक है। और दूसरी तरफ अमानुज के ऊंचे पहाड़ों और महफूज कलों में बैठे हैं टेम्पलर्स। उनके मकासद सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वो एक नई मुकद्दस जंग छेड़ने, पूरे यूरोप को इकट्ठा करने और यरूशलेम पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहे हैं। मतलब एक फरीक रोटी के लिए तड़प रहा है और दूसरा पूरी दुनिया पर राज करने के लिए साजिशें कर रहा है। तो हमारा दूसरा हिस्सा इसी पर है, टेम्पलर्स का अजीम मंसूबा और एक नई सलीबी जंग की मंसूबाबंदी। कमांडर टाइट्स और उनके ग्रैंड मास्टर को यूं ही हवा में तीर नहीं चला रहे थे। उनका मास्टर प्लान बिल्कुल निपा-तुला था। सल्जूकी महल को अंदर ही अंदर से दीमक की तरह चाटना, कुरातोइगर जैसी मकामी लीडरों को अपना कठपुतली बनाना, और फिर मुसलमानों को इतना मुश्तैल करना कि वो खुद ईसाई कलों पर हमला कर दें। क्यों? ताकि यूरोप के सोए हुए शहजादों को जगाकर एक बार फिर जंग के लिए कायल किया जा सके। और इस सारे बिछाए गए जाल का आखिरी हदफ क्या था? यरूशलेम पर कब्जे के लिए एक बिल्कुल नई और पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक सलीबी जंग का आगाज। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस सब के पीछे कोई सच्चा मजहबी जज्बा था? बिल्कुल नहीं। असल चीज थी मईशत और बेपनाह लालच। यरूशलेम की मुहिम तो रातों रात अमीर होने का एक शॉर्टकट बन चुकी थी। कैटेलान हो, वेनिस हो या मार्सिल्स, वहां के किराए के फौजी किसी मुकद्दस मकसद के लिए नहीं, बल्कि खालिस दौलत की चमक देखकर हजारों की तादाद में भागे चले आ रहे थे। क्योंकि सच पूछें तो किराए के कातिलों को मुकद्दस जंगों से क्या लेना देना, उन्हें तो बस अपने सिक्कों की झिनकार से मतलब होता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कैदी और मोहरे, यानी वो लोग जो इस बिसात पर महज शाही चारा बनने वाले थे। ये कहानी की सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। नोमान और उसका बेचारा ख़ानदान कोनिया में अपने ही सगे चचा के जुल्म और तलवार से बचने के लिए महल से रातों रात फिरार हो जाते हैं। वो निकले तो आज़ादी की तलाश में थे, मगर हाय किस्मत, रास्ते में ही टेम्पलर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। अब ये शाही ख़ानदान टेम्पलर्स के हाथ में एक ऐसा कीमती मोहरा बन चुका है जिसे वो कुरातोइगर को बेचकर सल्जूकी दरबार में अपना असर व रसूख बढ़ाना चाहते हैं। मतलब आसमान से गिरे और खजूर मैट के। आप सोच रहे होंगे कि ये कैदी इतने अहम क्यों हैं। जरा टेम्पलर्स की इस पेशकश पर गौर करें जो उन्होंने नोमान को दी। उन्होंने कहा, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें सल्जूकी सुल्तान बना देंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि नोमान की जान उनके लिए सोने की चिड़िया है। नोमान को जिंदा रखकर और तख्त पर बिठाकर ही तो वो पूरी सल्जूकी सल्तनत को अपनी उंगलियों पर नचा सकते थे और मुसलमानों को आपस में लड़वा सकते थे। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, वो तकदीर साज बचाओ जिसने इन दोनों दुनियाओं को आपस में टकरा दिया। अब तक जो कहानियां अलग अलग चल रही थीं, वो अचानक एक ही लम्हे में टकरा गईं। होता कुछ यूं है
कि कैदी किसी न किसी तरह चाबियां चुराकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। पीछे पीछे गुस्से से भरे सुलेबी जंगजू लग जाते हैं और उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। लेकिन ऐन इसी वक्त काई कबीले का बहादुर अर्तुगरुल, जो वहां महज शिकार खेलने आया था, बीच में कूद पड़ता है। पलक झपकते में सुलेबी मारे जाते हैं, नुमान शदीद जख्मी हो जाता है और यूं जंगल में होने वाली एक छोटी सी झड़प काई कबीले की तकदीर को हमेशा के लिए उन शाही मफरूरों के साथ बांध देती है। और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। जैसे ही अर्तुगरुल अपना तारुफ करवाता है कि वो काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा है, तो समझें एक बहुत बड़ा सिफारती तूफान खड़ा हो जाता है। क्योंकि इन कैदियों को बचाने वाला कोई आम राहगीर या शिकारी नहीं है, बल्कि खुद एक शहजादा है, जिसने अनजाने में ही सही सल्जूकी सल्तनत के एक इंतहाई अहम शाही फर्द की जान बचा ली थी। ये वो लम्हा है जहां से तारीख का धारा अपना रुख मोड़ लेता है। और यहां से शुरू होता है हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, उभरते हुए खतरात, यानी जंग को सीधा अपने घर ले आना। जरा सोचिए, अब काई कबीले के एक ही कैंप में कैसी अजीब खिचड़ी पक रही है। कबीले वाले उन अजनबियों की मरहम पट्टी कर रहे हैं और उन्हें जरा बराबर भी अंदाजा नहीं कि उन्होंने अभी अभी यूरोप के सबसे खतरनाक टेम्पलर सलीबियों को मौत के घाट उतारा है। दूसरी तरफ ये कैदी, वो खुद को बस एक आम सा अमीर ताजर बताकर अपनी असल शाही शनाख्त छुपाए बैठे हैं, और पीछे टेम्पलर्स, वो अपने छीने गए महरों की तलाश में गुस्से से बिल्कुल पागल हो चुके हैं। ये सब अलग अलग रास्तों पर हैं, मगर सबके राज एक दूसरे के लिए बेहद खतरनाक हैं। और हाँ, इस सब हंगामे में हम कुर्रा तोगर को कैसे भूल सकते हैं। ये वही शख्स है जिसे ये कैदी बतौर तोहफा पेश किए जाने थे। वो तो पहले ही इस इलाके में तुर्कमान कबीलों की गर्दनों पर पांव रखने आ चुका है, और उसके आदमी बस कुछ ही लम्हों की देरी से इन कैदियों को पकड़ने में नाकाम रहे थे। आप देख रहे हैं, शिकंजा चारों तरफ से काई कबीले के गिर्द तेजी से तंग होता जा रहा है। तो ये तारीख का वो मकाम है जहां नेकी के एक छोटे से अमल ने पूरी दुनिया का रुख मोड़ दिया। ये वो बटरफ्लाई इफेक्ट है जिसने एक जबरदस्त आलमी तसादम की बुनियाद रखी। भूख और सर्दी से निढाल काई कबीले की एक नेकी ने उन्हें सीधा एक बहुत बड़ी आलमी साजिश के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने उन शाही मफरूरों को तो बचा लिया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जरा सोचें उन 2000 खेमों का और उनमें मौजूद बेगुनाह औरतों और बच्चों का क्या बनेगा जब टेम्पलर्स की वो तरबियत याफ्ता, खूंखार और जालिम फौज अपना बदला लेने के लिए सीधा काई कबीले के दरवाजे पर आन पहुंचेगी। इस तफसीली जायजे में मेरे साथ शामिल रहने का बहुत शुक्रिया।